बहुत पुरानी बात है, एक गांव नदियापुर जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग अपना जीवन यापन पशुओं को मारकर और उनके मांस को बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। इसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान नाथूराम अपने 3 बेटों और एक छोटी बेटी के साथ बहुत दुख भरा जीवन बिता रहा था। नाथूराम का छोटा बेटा गोपाल जन्म से ही गूंगा था, इसलिए उसके दोनों बड़े भाई उसको पागल समझते थे। एक दिन नाथूराम अचानक बीमार पड़ जाता है और तभी तीनों बेटों और अपनी इकलौती बेटी चंदा को पास बुलाकर अपने बड़े बेटे से कहने लगा, बेटा धनपाल, हमें लगता है अब हम बचेंगे नहीं, हमारा जाने का समय हो गया है। नहीं पिताजी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ भी करके हम तुम्हारा इलाज जरूर करवाएंगे और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सुनो बेटा धनपाल, घर में तुम सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई गोपाल जो जन्म से ही गूंगा है, यह तुम्हारा सगा भाई नहीं है। यह कुछ समय पहले हमें जंगल में पड़ा हुआ मिला था और तुम दोनों हमारे बड़े बेटे हो, इसलिए तुम दोनों अपने छोटे भाई गोपाल का अच्छे से ख्याल रखना। इसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटी चंदा, तुम भी अपने छोटे भाई गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर नाथूराम अपने प्राण त्याग देता है। तभी तीनों भाई मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों भाई अपने घर चले आते हैं। फिर यूं ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन सेठ गेंदालाल उनके द्वार पर आकर अपने ब्याज के पैसे मांगने लगता है। अरे नाथूराम, ओ नाथूराम, तूने हमसे जो ब्याज के रूप में पैसे लिए थे, अब जल्दी हमारे पैसों को ब्याज सहित वापस कर दो। सेठ गेंदालाल की ऐसी बातें सुनकर धनपाल घर से बाहर आता है और सेठ से कहने लगता है, अरे सेठ जी, हमारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे और हमें पता ही नहीं था कि हमारे पिताजी ने आपसे कर्ज लिया था। हमें दुनिया भर से कोई मतलब नहीं। और हाँ सुन धनपाल, अगले हफ्ते तक हमारा कर्ज ब्याज सहित मिल जाना चाहिए, नहीं तो इस घर को खाली कर देना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। तभी धनपाल अपने छोटे भाई गोपाल को बुलाता है और गुस्से से कहता है, गोपाल, तूने कुछ सुना है? सेठ ने कहा तेरे पिता ने हमसे कर्ज लिया था, तो अभी अपने खेतों में जितनी भी फसलें हैं उन्हें काटकर और बाजार में बेचकर सेठ जी का कर्ज चुकाना है। इतना सुनकर गोपाल खेतों में फसल काटने के लिए चला जाता है और यह सब नजारा देखकर उनकी छोटी बहन चंदा बोली, बड़े भैया, छोटे भैया से इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? पिताजी ने मरने से पहले कहा था तुम्हारा छोटा भाई गूंगा है, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना। अरे चंदा, तुझे पता नहीं पिताजी ने जो कर्ज लिया था अब उसे चुकाना है। और वैसे भी गोपाल कौन सा अपना सगा भाई है, इससे जितना भी काम करवाओ उतना ही अच्छा रहेगा। इस तरीके की बातें सुनकर चंदा अपने मन में बहुत ही दुखी हो जाती है। वह जानती थी ये दोनों मेरे बड़े भाई बहुत ही घमंडी और लालची हैं, इसलिए चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर गोपाल खेतों में सारी फसल काट लेता है और उसे बैलगाड़ी में रखकर बाजार में ले जाता है और उसे अच्छे दामों में बेच देता है। वह सारे पैसे लेकर घर आ जाता है और फसल बेचने के बाद जितने भी पैसे मिले थे वह सब पैसे चंदा को दे देता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यह सारे पैसे सुबह होते ही चंदा बहन बड़े भैया को दे दे और इस तरह पिताजी का कर्ज निपट जाएगा। जैसे ही गोपाल ने अपने मन में इतना सोचा, चंदा उसकी सारी बातें समझ गई और इतना कहकर गोपाल वहां से चला गया। तभी चंदा उन पैसों को लेकर बेडरूम में रख देती है और इधर पैसों को रखते हुए धनपाल और तेजपाल चुपके से देख लेते हैं और सोचने लगते हैं, अरे भैया धनपाल, हम दोनों ऐसा करते हैं, इन पैसों को चुरा लेते हैं और इसका झूठा इल्जाम चंदा पर लगा देंगे। अरे तेजपाल, यह गूंगा तो अपनी बहन चंदा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। चंदा पर झूठा अंजाम लगता हुआ देखेगा तो वह खुद ही इस घर को छोड़कर चला जाएगा। इधर जैसे ही शाम का समय हुआ तो सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और जैसे ही रात का समय हुआ, धनपाल चंदा के रूम में जाकर वह सभी पैसे चुरा लेता है और चुपके से अपने रूम में आ जाता है और गोपाल उस समय घर के बाहर सोया हुआ था। उधर जैसे ही सुबह हुई तो धनपाल सबको अपने पास बुलाता है और
और गोपाल से कहने लगता है, अरे गोपाल, जो तुमने कल फसल बेची थी उसके पैसे लेकर आओ। पिताजी का जो कर्ज है उसे अभी हम चुकता कर देते हैं। अरे बड़े भैया, वो पैसे तो गोपाल ने हमें शाम को ही दे दिए थे। मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर चंदा उन पैसों को लेने अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ पर पैसे ढूंढने लगती है। जब वहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं तो हैरान हो जाती है और तुरंत बाहर आकर अपने बड़े भैया से कहने लगती है, भैया, हमने शाम को जो पैसे अपने कमरे में रखे थे अभी वो वहाँ मिल ही नहीं रहे हैं। इतना सुनकर धनपाल गुस्से में बोला, जरूर वो पैसे इस गोपाल ने चुराए होंगे। भैया, आप ऐसा ना बोले। उन पैसों को गोपाल क्यों चुराएगा? उसने ही तो हमें वो पैसे दिए थे रखने के लिए। इसका मतलब वो पैसे तुमने ही कहीं गुम कर दिए हैं? हमें लगता है जरूर तुमने वो पैसे गोपाल को ही दे दिए होंगे। गोपाल इस तरीके की बातें सुनकर अपने मन में बहुत दुखी होने लगता है। गोपाल जन्म से ही गूंगा था और वह बोल नहीं पाता था, इसलिए उसके बड़े भाई उसको पागल समझते थे। लेकिन इस तरीके का झूठा अंजाम अपनी बहन चंदा पर लगता हुआ देख अपने मन में सोचने लगता है, हमें पता है कि मेरी बहन ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है। ऐसा करते हैं, यह अंजाम हम ही अपने ऊपर ले लेते हैं, तो कम से कम मेरी बहन तो इस अंजाम से साफ रहेगी ना। इतना सोचकर गोपाल इशारे से बताने की कोशिश करता है कि वह पैसे हमने ही चुराए हैं। देखा चंदा, वो पैसे गोपाल ने ही चुराए हैं। हमने तुझे पहले ही बोला था, गोपाल अपना सगा भाई नहीं है, अपने ही घर में चोरी करेगा। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। चंदा इस तरीके की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और वह सोचने लगती है, मेरा छोटा भाई गोपाल ऐसा नहीं है कि वो अपने ही घर में चोरी करे। ये सब देखकर धनपाल कठोर शब्दों में बोलने लगा, गोपाल, पिताजी ने तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया और तूने अपने ही घर में चोरी की। इसीलिए तू अभी और इसी समय इस घर को छोड़कर चला जा। गोपाल इतना सुनकर उस घर को छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। इधर उसकी छोटी बहन चंदा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उधर दूसरे दिन जब सेठ जी उनके घर पर अपने कर्ज के पैसे मांगने आते हैं, तभी धनपाल उनसे कहने लगता है, सेठ जी, हमें 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए और 2 दिन बाद हम आपका ब्याज सहित सारा पैसा चुकता कर देंगे। सुन धनपाल, अगर तूने जल्दी सारा पैसा चुकता नहीं किया तो आगे से घर खाली कर देना। सेठ जी इतना कहकर अपने घर चले जाते हैं और तभी चंदा अपने दोनों बड़े भाइयों से कहने लगती है, बड़े भैया, आप दोनों लोग घर में लेटे रहते हो, खेतों में कुछ काम करो जाकर, तभी तो पिताजी का सारा कर्ज चुकता हो पाएगा। अरे चंदा बहन, हम लोगों को खेतों में काम करना आता ही नहीं है। देखो, हम दोनों बाहर कहीं जाकर देखते हैं, हो सकता है कोई काम मिल जाए। इतना कहकर धनपाल और तेजपाल दूसरे गांव की तरफ काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उधर गोपाल भूखा प्यासा जंगल की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक साधु महाराज मिलते हैं। साधु प्यास की वजह से बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे और धीरे धीरे आवाज लगा रहे थे, पानी, हाय रे, पानी कोई है जो मुझे पानी दे सके। प्यास की वजह से मेरी दम निकली जा रही है। साधु को इस हालत में देख गोपाल भागता हुआ नदी की तरफ चला जाता है और पानी लेकर वापस साधु के पास आ जाता है। गोपाल साधु को पानी देता है। साधु महाराज उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम बोलते क्यों नहीं हो? हमें लगता है तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो। तभी गोपाल इशारे से अपना सारा हाल बताता है। यह सब देखकर साधु महाराज तुरंत समझ जाते हैं कि गोपाल जन्म से ही गूंगा है, इसलिए यह बोल नहीं सकता। गोपाल, तुम बहुत ही ईमानदार और सच्चे व्यक्ति हो, इसलिए हम तुम्हें एक जादुई मटका देते हैं। साधु महाराज अपने तपोबल से एक जादुई मटका बनाते हैं और वह मटका उस गोपाल को देते हुए कहते हैं, बेटा गोपाल, यह कोई साधारण मटका नहीं है, यह एक जादुई मटका है। जब भी कोई इस मटके से खाना मांगेगा तो यह मटका तुरंत बनाकर दे देगा। बाबा का यह चमत्कार देखकर गोपाल बहुत ही खुश हो जाता है और अपना सिर हिलाने लगता है और इशारों में बाबा जी का धन्यवाद करता है। और तभी बाबा जी यह देखकर गोपाल को एक और जादुई फल देते हैं और कहते हैं, बेटा, यह एक जादुई फल है और इस फल को तुम अभी खा लो तो तुम अभी बोलने लगोगे।
इतना सुनते ही गोपाल उस फल को तुरंत ही खा लेता है और उस चमत्कारी फल की वजह से गोपाल बोलने लगता है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसे दुखिया और बेजुबान को इतना बड़ा सहारा दिया। बाबा को प्रणाम करने के बाद गोपाल जैसे ही चलने को होता है, तभी बाबा जी गोपाल को एक और विशेष बात बताते हैं। बेटा गोपाल, इस मटके की एक और खासियत है। जब भी कोई पहली बार इस मटके का खाना खाएगा तो उसके दांत सभी सोने के हो जाएंगे और उसके दांत कभी भी जीवन में टूटेंगे नहीं, और अगर टूटते हैं तो टूटने के बाद स्वयं तुरंत निकल आएंगे। इतना सुनकर गोपाल अपने मन में सोचने लगता है। मटके में अगर यह खासियत है तो इसमें पहली बार बना हुआ खाना हम नहीं खाएंगे। हमें सोने के दांतों की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा करते हैं, इसका बना हुआ खाना सबसे पहले हम अपनी छोटी बहन चंदा को खिलाएंगे। इतना सोचकर गोपाल साधु महाराज को प्रणाम करता है और वहां से चल देता है। तभी साधु महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर समय धीरे धीरे बीतता गया। धनपाल और तेजपाल कोई काम नहीं किया करते थे, लेकिन ये दोनों दूसरे किसानों की फसलें चुराकर और उनको बेचकर अपना गुजारा किया करते थे, और इस प्रकार इनके कर्मों से उसकी बहन चंदा बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करती थी। अगले दिन फिर दोनों बड़े भाई अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। इधर चंदा घर में अकेली खाना बनाने के लिए बैठी ही थी कि तब तक वहां गोपाल आ जाता है। तभी गोपाल को देखकर चंदा बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है। गोपाल भैया, इतने दिनों तक कहाँ रहे? क्या तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई? नहीं चंदा, ऐसा नहीं है। हमें तो तुम्हारी बहुत याद आती थी, लेकिन क्या करें, बड़े भाइयों की वजह से मैं यहाँ आने में मजबूर था। चंदा उसके शब्दों को सुनकर हैरान हो जाती है, और चंदा को यह भी पता था कि उसका छोटा भाई गोपाल जन्म से ही गूंगा था और वह बोल नहीं पाता था। लेकिन चंदा गोपाल को बोलता हुआ देख सोच में पड़ जाती है और गोपाल से कहने लगती है। भैया, आप तो बोल नहीं पाते थे, ऐसा कैसे हो गया कि आप बोलने लगे? चंदा बहन, जब हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें एक साधु बाबा मिले थे। वे प्यास से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हमने उनकी मदद की तो उन्होंने हमें एक जादुई फल दिया। उसे खाते ही हम बोलने लगे। चलो, अच्छा हुआ कि आप बोलने लगे। आज पिताजी होते तो बहुत ही ज्यादा खुश होते। भैया, यहीं रुको, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चंदा, जरा रुको, हम तुम्हारे लिए एक खास चीज लेकर आए हैं। क्या है भैया? ऐसा क्या खास है? तुम्हारे हाथ में तो मिट्टी का एक मटका दिख रहा है, इसमें भला क्या खास हो सकता है? अरे चंदा बहन, यही तो खास है। यह कोई साधारण मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। इस मटके से जो भी खाने के लिए मांगोगे वह तुरंत बनाकर दे देगा। अच्छा, ऐसा भी कोई मटका है जो खाना बनाकर दे देगा? चंदा बहन, इसमें एक और चमत्कार है। इसका बना हुआ खाना जो भी सबसे पहले खाएगा उसके दांत सोने के हो जाएंगे, और जब भी वो दांत टूट जाएंगे तो स्वयं तुरंत नए दांत उगाएंगे। अच्छा भैया, हमने बहुत दिनों से खीर पूरी नहीं खाई है। जब से तुम यहाँ से गए हो तब से हमें अच्छा खाना भी नहीं मिलता है। चंदा और गोपाल उस जादुई मटके से जैसे ही पकवान मांगते हैं, तभी जादुई मटका तुरंत कई तरीके के अच्छे अच्छे पकवान बनाकर तैयार कर देता है। चंदा बहन, सबसे पहले तुम इसे खाकर बताओ कि इसका स्वाद कैसा लग रहा है। चंदा जैसे ही उस जादुई मटके की बनी हुई खीर को खाती है, और वैसे ही साधु के वचनों के अनुसार ही उसके दांत तुरंत ही सोने के हो जाते हैं और उसका चेहरा चमकने लगता है। भैया, मेरे चेहरा को क्या हुआ? मैं तो बहुत सुंदर हो गई और मेरे दांत तो सोने के हो गए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाँ, तुम भी तो खाओ भैया। अगर आज पिताजी होते तो बहुत ही आनंद आता। उस जादुई मटके का बना हुआ खाना चंदा और गोपाल पेट भर के खाते हैं, और खाने के बाद गोपाल चंदा से कहने लगा। चंदा बहन, अब हम चलते हैं। शाम होने वाली है, दोनों बड़े भाई आते ही होंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो बहुत ही नाराज होंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई झगड़ा हो। और तुम अपना ख्याल रखना। गोपाल भैया, अब तुम हमारे साथ ही रहो। भैया को हम सब कुछ बता देंगे, तो भैया आपसे कुछ नहीं कहेंगे। नहीं बहन, सही समय आने पर ही सब कुछ बताना उचित रहेगा। तुम चिंता मत करो,
मैं इसी गांव में दूसरी तरफ रहूंगा और जब भाई घर से चले जाया करेंगे तो मैं तुमसे चुपके से मिलने आ जाया करूंगा। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तेजपाल और धनपाल अपने घर आ जाते हैं। तभी धनपाल तेजपाल से कहने लगता है, अरे तेजपाल, पिताजी का कर्ज कैसे चुकता हो पाएगा? हम दोनों ऐसा करते हैं, बाबूजी के जो भी खेत बचे हैं उनको बेच देते हैं तो हम आसानी से कर्ज चुका देंगे। इतना सुनकर चंदा अपने बड़े भाइयों से कहने लगती है, बड़े भैया, इस तरह की बातें मत करो। खेत बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे बेच दोगे फिर खाओगे क्या? चंदा, अब तो एक ही दिन बाकी रह गया है, सेठ अपने ब्याज का पैसा लेने आता ही होगा। चंदा अपने दोनों बड़े भाइयों को इस तरह की चिंता में उलझा हुआ देख अपने मन में सोचने लगती है, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, हमारे तो दांत सोने के हैं। अगर मैं अपना एक दांत तोड़कर इन्हें दे देती हूँ तो सारा कर्ज चुकता हो जाएगा और पिताजी के खेत भी बच जाएंगे। इतना सोचकर चंदा अपना एक दांत तोड़कर अपने बड़े भाई धनपाल को दे देती है और कहने लगती है, बड़े भैया, यह लीजिए सोने का दांत और इसे बाजार में लेकर जाइए। इसको बेचकर अपना सारा पैसा चुकता हो जाएगा। सोने का दांत देखकर दोनों बड़े भाई बहुत ही हैरान हो जाते हैं और चंदा से पूछने लगते हैं, चंदा बहन, ये सोने का दांत तुम्हारे पास कहाँ से आया? बड़े भैया, यह तो मैं तुमको बाद में बताऊंगी, पहले इसे बेचकर पिताजी का कर्ज चुकता करो। दोनों भाई उस सोने के दांत को लेकर बाजार की ओर चल देते हैं और रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहे थे। अरे तेजपाल, यह सोने का दांत चंदा के पास कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं इसने कहीं से चुरा लिया हो? हाँ धनपाल भैया, सही कह रहे हो। चंदा के पास यह सोने का दांत आखिरकार आया कहाँ से? हम भी यही सोच सोचकर बहुत परेशान हैं। चलो आज शाम को ही उससे पूछेंगे। इसी प्रकार की बातचीत करते हुए दोनों भाई बाजार में सेठ की दुकान पर आ जाते हैं और सेठ से कहने लगते हैं, सेठ जी, यह देखिए सोने का दांत कितने पैसों का है? सेठ जी सोने के दांत को लेकर उसकी जांच करते हैं और जांच के बाद सेठ जी के होश उड़ जाते हैं और सेठ सोचने लगता है, इतना शुद्ध सोने का दांत हमने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा। आखिर यह लोग इतना शुद्ध सोने का दांत कहां से लेकर आए होंगे? चलो, हमें इससे क्या मतलब है? हमें तो लगता है यह दोनों गवार हैं। ऐसा करते हैं, यह दांत बहुत ही कम दामों पर खरीद लेते हैं। इतना सोचकर सुनार उन दोनों भाइयों से कहने लगता है, देखो भैया, तुम्हारा यह दांत उतना अच्छा तो नहीं है, तो हम इस दांत के आपको 50,000 रुपए ही दे पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। सेठ सुनार की ऐसी बातें सुनकर धनपाल अपने मन में सोचने लगता है, इतने सारे पैसे हमने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। ऐसा करते हैं, इसे इतने ही दामों में दे देते हैं। धनपाल इतना सोचकर सुनार से कहने लगता है, ऐसा करो सेठ जी, हमें इतने ही पैसे दे दो। तभी धनपाल सेठ जी से उतने ही पैसे लेकर घर आ जाता है और शाम हो जाती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहां पर चंदा भी सामने आ जाती है। तभी दोनों भाई चंदा से कहने लगते हैं, चंदा बहन, वह सोने का दांत तुम्हें कहाँ से मिला? वह तो इतना महंगा था कि अपनी तो सारी गरीबी ही दूर हो जाएगी। तभी चंदा गोपाल का रहस्य छुपा लेती है और कहने लगती है, भैया, जब तुम घर पर नहीं थे तब यहाँ पर एक साधु बाबा आए थे। हमने उनको भोजन खिलाया, तभी उन्होंने खुश होकर हमें एक जादुई फल दिया और कहा, अगर तुम इस जादुई फल को खा लो तो तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे और वह दांत अगर टूट भी गए तो वापस फिर आ जाएंगे। इसलिए हमने तुम्हें अपने मुंह से दांत तोड़कर दिया था। दोनों भाई चंदा की ऐसी बात सुनकर लालच भरी नजरों से सोचने लगते हैं। चंदा का एक दांत इतना महंगा बिका है, इसका मतलब इसके मुंह में तो बहुत सारे दांत हैं और वह भी कभी खत्म नहीं होंगे। अगर इसके सारे दांत तोड़ लें तो उसके दांत फिर जम आएंगे। तभी सब खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं और जैसे ही सुबह हुई, धनपाल और तेजपाल अपने खेत में चले जाते हैं और खेत में काम करने लगते हैं। तभी तेजपाल धनपाल से कहने लगता है,
बड़े भैया, अपनी बहन के तो सोने के दांत हैं, तो फिर अपने लोग काहे को मेहनत कर रहे हो? उसी से एक दांत मांग लिया करेंगे। सही कह रहे हो तेजपाल, हम इतनी मेहनत क्यों करें? अगर उसके सभी दांत हमें मिल जाएं, तो इस गांव में हमसे ज्यादा पैसा वाला कोई नहीं होगा और सारी जिंदगी पैसा कभी खर्च नहीं हो पाएगा। अब हमें कोई नई योजना बनानी होगी। बड़े भैया, अगर बहन ने सारे दांत देने से मना कर दिया फिर तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर ऐसा करते हैं, जैसे ही चंदा रात में सो जाएगी तो रात में उसे मार देंगे और सभी दांत उसके निकाल लेंगे। अब तेजपाल और धनपाल के मन में लालच घर कर चुका था और जैसे ही शाम हुई तो दोनों घर की ओर निकल पड़े। इधर चंदा घर में अकेली बैठी थी। तब तक वहां पर गोपाल आ जाता है और वह अपने साथ बहुत ही अच्छा खाना लेकर आता है। चंदा बहन, ये लीजिए, आप खाना खा लीजिए और सब ठीक है घर में। हाँ गोपाल भैया, अब तुम्हारे बिना हमें अच्छा नहीं लगता है। मन करता है बड़े भैया को बता दे कि गोपाल घर पर आया था और वह बोलने भी लगा है। चंदा बहन, अभी और थोड़े दिन रुक जाइए, जब और अच्छे दिन आ जाएं, तभी बता देना। गोपाल अपनी बहन चंदा को खाना खिलाकर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद तेजपाल और धनपाल अपने घर आ जाते हैं। चंदा उन दोनों के लिए खाना लगाती है और सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। इधर जैसे ही आधी रात का समय हुआ, धनपाल और तेजपाल आपस में बातें करने लगते हैं। अरे तेजपाल, जरा देख, अब चंदा सो गई है या नहीं? हाँ भैया, अब तो चंदा पूरी तरीके से सो गई है। तभी धनपाल और तेजपाल दोनों चंदा के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि चंदा पूरी तरीके से सो रही होती है। तभी दोनों मौका देखकर अपनी बहन चंदा को जान से मार देते हैं। मारने के बाद उसके सभी सोने के दांत निकाल लेते हैं। अरे तेजपाल, अब इसकी लहस का क्या करोगे? दांत तो हमने सभी निकाल लिए हैं। हाँ भैया, ऐसा करते हैं, अपने घर के आंगन में गड़ा देते हैं, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे हाँ, जल्दी करो, नहीं तो दिन हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। तभी दोनों बड़े भाई अपनी छोटी बहन की लहस को अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदकर गड़ा देते हैं और चुपके से अपने घर में ही सो जाते हैं। इधर जैसे ही सुबह हुई तो तेजपाल और धनपाल अपने खेत में चले जाते हैं। उधर गोपाल बहुत ही बढ़िया भोजन बनाकर अपनी बहन चंदा के घर पर आ जाता है। चंदा बहन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा भोजन लेकर आया हूँ। आज हमने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन उसे चंदा कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। तभी गोपाल अपने मन में दुखी होने लगता है। आज हमारी बहन दिख नहीं रही है। क्या बात है? ऐसा करते हैं, चारों तरफ देखते हैं, हो सकता है कहीं कोई काम कर रही हो। तभी गोपाल अपने घर में चारों तरफ देखता है और घर के बाहर भी देखता है। उसे चंदा बहन कहीं भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन उसकी नजर आंगन में पड़ती है, जहाँ पर एक छोटा सा पौधा उगाया था। पहले तो यहाँ पर कोई पौधा नहीं था। यह अचानक यहाँ पर पौधा कहाँ से निकल आया? हो सकता है मेरी बहन ने ही इसे लगाया हो। हमें लगता है आज चंदा बहन कहीं घूमने गई होगी। चलो कोई बात नहीं, यहीं पर खाना रख देते हैं और कल दोबारा घूमने आएंगे। इतना कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। उधर खेत में धनपाल और तेजपाल आपस में बातें करते हैं और कहते हैं, बड़े भैया, अब जितने भी सोने के दांत हैं, वह सभी आपस में बराबर बराबर बांट लो। हमें भी आधा हिस्सा चाहिए। देख तेजपाल, हम सबसे बड़े हैं तो हमें ज्यादा हिस्सा चाहिए और तू छोटा है तो तुझे कम हिस्सा मिलेगा। भैया, इसमें छोटे और बड़े की क्या बात है? हिस्सा तो बराबर होना चाहिए। इतना सुनकर धनपाल को गुस्सा आ जाता है और तभी अचानक अपने छोटे भाई पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। वह उसको वहीं पर अपने खेत में दबा देता है और सोचने लगता है, चलो अब हिस्सा का खेल ही खत्म हो गया। अब तो सभी सोने के दांत मेरे ही हो गए। अब तो हम सारी जिंदगी आराम से बैठे बैठे खाएंगे। इतना सारा पैसा कभी खर्च भी नहीं हो पाएगा। इधर जैसे ही धनपाल अपने घर की ओर आता है और देखता है कि उसके घर के बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। जैसे ही भीड़ को चीरकर अंदर की ओर आता है,
वह देखता है कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर पेड़ उग आया था और उसे ही लोग देखकर आनंद ले रहे थे। तभी भीड़ के लोग धनपाल से कहते हैं, अरे धनपाल, तूने इतना सुंदर पेड़ कैसे लगाया? कल तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था। ये पेड़ तो बहुत ही सुंदर है। कभी कभी ये पेड़ बहुत ही अच्छा गाता भी है। फिर थोड़ी देर बाद उस पेड़ से एक बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है। देखो देखो ये दुनिया का कैसा नजारा, दो सगे भाइयों ने तोड़ा रिश्ता हमारा। मेरा छोटा भाई था गूंगा बेचारा, उसको निकाला घर से तो वह हो गया बेसहारा। लालच में आकर मेरे ही दो भाइयों ने मारा हमको, देख लो दुनिया का यही है नजारा। इस तरीके की बातें सुनकर धनपाल अपने मन में बहुत ही घबरा जाता है और थोड़ी देर बाद वहां से भीड़ भी चली जाती है। जैसे ही शाम का समय हुआ, धनपाल अपने मन में सोचने लगता है, यह पेड़ कल तो यहाँ पर नहीं था। ऐसा तो नहीं मेरी बहन का ही पेड़ जम आया हो। यह पेड़ तो चांदनी का लगता है। ऐसा करते हैं, इसे अभी काट कर फेंक देते हैं। इतना सोचकर धनपाल उस पेड़ को जड़ से काटकर बाहर फेंक देता है। इधर जैसे ही सुबह हुई, धनपाल ने अपने आंगन में देखा तो वह पेड़ दोबारा भी वहीं पर उग आया था जो उसने रात में काट कर फेंका था। अरे यह कैसा पेड़ है? रात को तो हमने काट कर फेंका ही था। यह दोबारा कैसे यहाँ पर उगाया है? चलो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लोग इसको अच्छा ही बताते हैं। ऐसा करते हैं, अब वह सोने के सभी दांत बेच देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना सोचकर धनपाल सभी सोने के दांतों को लेकर वहां से चला जाता है और इधर गोपाल अपने मन में बहुत ही दुखी हो रहा था और दूसरे दिन अपनी बहन चंदा के घर आ जाता है तो वह देखता है कि वहां पर कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। जैसे ही वह भीड़ के अंदर आता है तो देखता है जो उसने पहले पेड़ देखा था वह अब बहुत ही बड़ा हो चुका था और बहुत ही सुंदर और मधुर शब्दों में गा रहा था। देखो देखो गोपाल भैया, यह दुनिया का कैसा नजारा, दो सगे भाइयों ने तोड़ा रिश्ता हमारा। मेरा छोटा भाई था गूंगा बेचारा, उसको निकाला घर से तो वह हो गया बेसहारा। लालच में आकर मेरे ही दो भाइयों ने मारा हमको, देख लो दुनिया का यही है नजारा। गोपाल इस तरीके की मधुर आवाज सुनकर बहुत ही सोच में पड़ जाता है। आखिरकार मेरी बहन है कहाँ? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पहले तो मेरे आते ही मेरी बहन दौड़ी दौड़ी आ जाती थी और यहाँ पर पहले कोई पेड़ भी नहीं था। उस पेड़ में इतने ज्यादा सुंदर फूल लगे थे कि लोग उसे देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते थे और उसके पास जाकर फूल तोड़ने का प्रयास करते थे। लेकिन उस पेड़ की एक खासियत थी कि वह चांदनी के फूल किसी के हाथ से टूटते नहीं थे और वह पेड़ बार बार एक ही बात कहता था, देखो देखो ये दुनिया का कैसा नजारा, दो सगे भाइयों ने तोड़ा रिश्ता हमारा। मेरा छोटा भाई था गूंगा बेचारा, उसको निकाला घर से तो वह हो गया बेसहारा। लालच में आकर मेरे ही दो भाइयों ने मारा हमको, देख लो दुनिया का यही है नजारा। यही सब नजारा देखकर चंदा का छोटा भाई गोपाल वहां से चला जाता है और अपने घर में आकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, आखिरकार मेरी बहन है कहाँ? अब हमें उसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इधर उस चांदनी के पेड़ के फूलों की चर्चा बहुत दूर दूर तक होने लगे क्योंकि इस पेड़ के ऐसे फूल थे कि उनकी सुगंध हमेशा बनी रहती थी और कभी भी उसकी सुगंध कम नहीं होती थी। जिस जगह उस पेड़ के फूल को रख दिया जाता था वह पूरी जगह सुगंध से भर जाती थी। लेकिन उस पेड़ की एक खासियत थी कि उस पेड़ के फूल कोई भी तोड़ नहीं सकता था। जैसे ही कोई फूल को हाथ लगाता तो वह पेड़ बहुत ही बड़ा हो जाता। इस तरीके की चर्चा धीरे धीरे इसी राज्य के महाराज के पास पहुंच गई। महाराज विक्रमसेन अपनी सभा में आसन लगाकर बैठे हुए थे। तभी वहां पर मंत्री महाराज से कहने लगा, महाराज, अपने राज्य में एक चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। हमने सुना है इसी गांव में एक धनपाल नाम का व्यक्ति रहता है। उसके आंगन में एक चांदनी का पेड़ है। उसके फूलों की सुगंध ऐसी है कि जिस भी घर में रख दिया जाए तो उस घर को स्वर्ग बना देता है। अरे मंत्री, हमने भी अपने राज्य में बहुत से लोगों में यह चर्चा होती देखी है। उस पेड़ के फूलों की चर्चा अब हमें बहुत ही आकर्षित करती है। मेरा मन कह रहा है कि चलो उस पेड़ को अपने महल में लगाते हैं। लेकिन महाराज, उस पेड़ की एक खासियत है कि उस पेड़ के फूल कोई भी तोड़ नहीं सकता। जैसे भी कोई उस पेड़ को हाथ लगाता है
तो वह बहुत ही बड़ा हो जाता है और एक भी फूल तोड़ नहीं पाता। और हाँ महाराज, साथ में वह कुछ गाता भी रहता है। मंत्री, अब हम पर रुका नहीं जा रहा है। सैनिकों को साथ लेकर अभी चलिए और चलकर देखते हैं आखिरकार उस पेड़ के फूल क्यों नहीं टूट रहे हैं। इतना कहकर राजा विक्रमसेन अपने मंत्री के साथ नदियापुर गांव में चल देता है। इधर धनपाल अपने मन में बहुत ही खुश होता है। वह सोचता है मेरे आंगन में जो चांदनी का पेड़ है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग उस पेड़ को देखकर वहां पर रुपए पैसे चढ़ाते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह पेड़ एक चमत्कारी पेड़ है। थोड़ी देर बाद महाराज विक्रमसेन वहां पर आ जाते हैं और धनपाल से कहने लगते हैं, अरे धनपाल, तूने यह पेड़ कैसे लगाया है? हमने सुना है यह एक चमत्कारी पेड़ है। इसके फूलों की महक बहुत ही मधुर है और यह भी सुना है यह पेड़ गाता भी रहता है। महाराज, इस पेड़ को मैं जंगल से लेकर आया हूँ, इसीलिए इसके फूलों की खुशबू सबसे अलग है। हमने सुना है यह गाता भी है। हमें भी सुनाओ यह क्या गाता रहता है। इतना कहकर महाराज उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और पेड़ के फूलों में जैसे ही हाथ लगाते हैं तो वह पेड़ बड़ा हो जाता है और कहने लगता है, देखो देखो ये दुनिया का कैसा नजारा। 2 सगे भाइयों ने तोड़ा रिश्ता हमारा। मेरा छोटा भाई था गूंगा बेचारा, उसको निकाला घर से तो वह हो गया बेसहारा। लालच में आकर मेरे ही 2 भाइयों ने मारा हमको। देख लो दुनिया का यही है नजारा। इतना सुनकर महाराज सोच में पड़ जाते हैं और धनपाल से कहने लगते हैं, धनपाल, इस पेड़ के फूल टूट क्यों नहीं रहे हैं और यह जो गाता है इसकी सच्चाई क्या है? ऐसा करो धनपाल, इस पेड़ के फूलों को तुम अपने हाथों से तोड़ो, क्योंकि तुमने ही इसे लगाया है तो तुम्हारे हाथ से जरूर टूट जाएंगे। इतना सुनकर धनपाल अपने मन में घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है, इस पेड़ के फूल तो हमसे भी नहीं टूटते हैं। कहीं महाराज को अगर कुछ शक हुआ तो हमको कहीं फांसी न लगवा दें। अगर महाराज की बात नहीं मानी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना सोचकर धनपाल उस पेड़ के पास जाता है और फूल तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वह पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर वही बात बोलता है, देखो देखो ये दुनिया का कैसा नजारा। 2 सगे भाइयों ने तोड़ा रिश्ता हमारा। मेरा छोटा भाई था गूंगा बेचारा, उसको निकाला घर से तो वह हो गया बेसहारा। लालच में आकर मेरे ही 2 भाइयों ने मारा हमको। देख लो दुनिया का यही है नजारा। जब धनपाल से भी उस पेड़ का फूल नहीं टूटता है तब यह सब देखकर महाराज विक्रमसेन धनपाल से कहते हैं, धनपाल, यह तूने कैसा पेड़ लगाया है? अगर तूने इसको लगाया है तो तेरे हाथ से इसके फूल क्यों नहीं टूट रहे हैं? महाराज, वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इस पेड़ को हमने लगाया है तो इसके फूल टूट क्यों नहीं रहे हैं? इधर गोपाल अपनी बहन का पता लगाते लगाते थक जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है और बोलता है, हे भगवान, मेरी बहन चंदा को क्या हो गया? वह कहीं भी पता नहीं चल रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। गोपाल इतना बोल ही रहा था तब तक वहां पर वही साधु आ जाते हैं जिन्होंने कुछ समय पहले गोपाल को एक जादुई मटका दिया था। उसी मटके की वजह से चंदा को सोने के दांत प्राप्त हुए थे। साधु महाराज को देखकर गोपाल तुरंत पहचान लेता है और तभी साधु महाराज गोपाल से कहते हैं, बेटा गोपाल, क्या हुआ? आज बहुत दुखी लग रहे हो। अरे साधु महाराज, प्रणाम। महाराज, हमारी बहन चंदा कुछ दिनों से गायब है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। साधु महाराज, आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप ही पता करके बताओ कि मेरी बहन चंदा कहाँ है। इतना सुनकर साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और गोपाल को बताते हैं, बेटा गोपाल, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। साधु महाराज, मेरी बहन को क्या हुआ? आप पूरा विस्तार से बताइए। बेटा, तुम्हारी बहन को तुम्हारे ही दोनों बड़े भाइयों ने लालच में अंधे होकर उसे मार दिया। साधु बाबा, ऐसा मेरे भाइयों को क्या लालच हो गया जो मेरी बहन को ही मार दिया? बेटा गोपाल, तुमने इस जादुई मटके से पहली बार उसको खीर खिलाई थी तो उसके दांत सोने के हो गए थे, तो तुम्हारी बहन ने उनको एक सोने का दांत तोड़ कर दिया। उस दांत को देखकर उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने अपनी बहन को मार दिया और उसे मारकर अपने ही घर के आंगन में उसे दबा दिया।
और अभी इस समय उस जगह पर एक चांदनी का पेड़ उगा है। सही कहा साधु महाराज। जब हम चंदा से मिलने गए थे तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर पेड़ उगा हुआ था और वह बोल भी रहा था, लेकिन हमने उसके शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिया। और हाँ साधु महाराज, इसमें तो मेरी ही गलती है। हमने ही अपनी बहन चंदा को उस जादुई मटके से खीर खिलाई थी। साधु महाराज, अब मेरी बहन चंदा को जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं अपने भी प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। तभी साधु महाराज गोपाल को रोता देख उससे कहते हैं, बेटा गोपाल, जो भी इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है, और अगर एक बार कोई भी व्यक्ति मर गया तो वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। साधु महाराज, आप तो दिव्य महात्मा हो, तो आप मेरी बहन को जीवित कर दीजिए ना। देखो गोपाल, तुम्हारी बहन की आयु पूरी हो चुकी थी, इसीलिए उसे छोड़कर कुछ और मांग लीजिए। साधु महाराज, आपने हमें जो जादुई मटका दिया था वह आप वापस ले लीजिए, लेकिन मेरी बहन को जिंदा कर दीजिए। बेटा गोपाल, आप ज्यादा कह रहे हो, तो एक उपाय है। आपकी बहन चंदा जीवित हो सकती है, लेकिन वह कुछ समय के बाद दोबारा परी बन जाएगी और परी लोक में चली जाएगी। साधु महाराज, तो वह उपाय हमें बताइए, हम वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बेटा गोपाल, इसी जंगल में एक जादुई तालाब है। उस तालाब से तुम्हें जादुई जल को लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे उस तालाब की रक्षा एक जादुई परी करती है। इतना सुनकर गोपाल बहुत ही जल्दी करता है और भागकर उस जादुई तालाब के पास पहुंच जाता है। गोपाल उस जादुई तालाब से पानी भरने को होता है, तभी वहां पर वह जादुई परी प्रकट हो जाती है और गोपाल से कहने लगती है, ऐ मनुष्य, तो तू इस जादुई तालाब का पानी लेने आया है। अगर इसका पानी लेना है तो मेरी एक शर्त है। बताइए, आपकी क्या शर्त है? मैं वह शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी शर्त यह है कि इस तालाब के पानी की एक खासियत है, जैसे कि इस तालाब में हम जैसी परियों का निवास आए। तो अगर तुम इस जादुई तालाब का पानी लेकर जाओगे और जिस भी व्यक्ति को जीवित करोगे तो वह व्यक्ति जीवित हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वह परी लोक में आ जाएगा। अगर इसको मानने के लिए तैयार हो तो इस जादुई तालाब का पानी ले जा सकते हो। हे जादुई परी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर गोपाल एक मटके में वह जादुई पानी भर लेता है और थोड़ी देर बाद साधु बाबा के पास आ जाता है। तभी साधु महाराज गोपाल से कहते हैं, बेटा गोपाल, अब जल्दी चलिए। अभी तुम्हारी बहन जो एक पेड़ बन चुकी है, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और उस राज्य के महाराज भी वहाँ पर आए हुए हैं। इधर गांव में महाराज विक्रमसेन और धनपाल सभी लोग उस चांदनी के पेड़ के पास खड़े हुए थे। तब तक वहाँ पर साधु महाराज के साथ गोपाल भी आ जाता है। साधु महाराज को देखकर राजा विक्रमसेन कहते हैं, साधु महाराज प्रणाम। बाबा जी देखिए, इस पेड़ से जब भी कोई फूल तोड़ता है तो यह पेड़ बड़ा हो जाता है और एक भी फूल नहीं टूटता है और बार बार एक ही बात कहता रहता है। फिर महाराज दोबारा से उस पेड़ से फूल तोड़ने के लिए जाते हैं और तभी वह पेड़ बड़ा हो जाता है और कहने लगता है, देखो देखो ये दुनिया का कैसा नजारा। दो सगे भाइयों ने तोड़ा रिश्ता हमारा। मेरा छोटा भाई था गूंगा बेचारा, उसको निकाला घर से तो वह हो गया बेसहारा। लालच में आकर मेरे ही दो भाइयों ने मारा हमको। देख लो दुनिया का यही है नजारा। इस प्रकार वहाँ पर सभी लोगों ने पेड़ से फूल तोड़ने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन किसी के हाथ से एक भी फूल नहीं टूटा। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जब वह पेड़ वही बात बार बार दोहराता है तो लोग उसकी बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। फिर साधु महाराज गोपाल से कहते हैं, बेटा गोपाल, अब तुम जाओ इस पेड़ से फूल तोड़ लो। अब तुम्हारे हाथ से ये फूल टूट जाएंगे। जब गोपाल उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के ऊपर अपने हाथ से सहलाता है और अपने गले लगाता है तो वह पेड़ रोने लगता है और गोपाल से कहता है, देखो देखो गोपाल भैया, यह दुनिया का कैसा नजारा। दो सगे भाइयों ने तोड़ा रिश्ता हमारा। मेरा छोटा भाई था गूंगा बेचारा, उसको निकाला घर से तो वह हो गया बेसहारा। लालच में आकर मेरे ही दो भाइयों ने मारा हमको। देख लो दुनिया का यही है नजारा।
गोपाल अपने हाथ से कुछ फूलों को तोड़ लेता है और उन फूलों को लेकर साधु महाराज को दे देता है और कुछ फूल महाराज विक्रमसेन को दे देता है। फिर गोपाल अपने साथ लाई जादुई जल को उस पेड़ पर चढ़ाता है तो वह पेड़ तुरंत ही गायब हो जाता है और उसकी बहन चंदा के रूप में बदल जाता है। यही सब देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। पास में खड़े राजा विक्रमसेन साधु महाराज से पूछने लगते हैं, साधु महाराज, यह सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। विस्तार से बताओ इसको। साधु महाराज पूर्ण विस्तार से महाराज विक्रमसेन को सब कुछ बताते हैं। फिर महाराज विक्रमसेन अपने मंत्री को आदेश देते हैं, मंत्री, इस धनपाल को अभी और तुरंत फांसी लगवा दी जाए। इसने इस तरीके का काम करके अपने राज्य का नाम बदनाम कर दिया है, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत ना करे। सभी सैनिक धनपाल को लेकर वहां से चले जाते हैं और इधर चंदा अपने भैया गोपाल को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और तभी कहती है, गोपाल भैया, तुम कहाँ चले गए थे? एक रात दोनों बड़े भाइयों ने मेरे सोने के दांत देखकर उनको लालच आ गया और हमें जान से मार दिया था। चंदा बहन, अब तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए और अब तुम हमारे साथ रहोगी। इधर गोपाल ने इतना बोल ही पाया था कि तब तक उसकी बहन चंदा एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। अरे बहन चंदा, अब तुम हमें अकेला छोड़कर जा रही हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? इतना कहकर गोपाल बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। चंदा अपने भाई गोपाल को बहुत ही ज्यादा रोता हुआ देख कहने लगती है, गोपाल भैया, आप इतना ज्यादा परेशान ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब भी तुम हमें याद करोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। इतना कहकर चंदा रानी परी के साथ परीलोक में चली जाती है और इधर साधु महाराज भी अंतर ध्यान हो जाते हैं और तभी महाराज विक्रमसेन भी अपने राज्य वापस आ जाते हैं। इधर गोपाल बिल्कुल अकेला हो चुका था, अब बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता था और बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा और कुछ समय के बाद गोपाल की भी मृत्यु हो जाती है। गोपाल की ईमानदारी को देखकर उसको भी परीलोक का स्थान मिलता है और गोपाल भी अपनी बहन चंदा के साथ परीलोक में रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।